मैंने उनको बोला कि भैया जज्बे की बात करी ना, पहले मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने कहा भैया देखो 15 जनवरी को वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रैली होगी, कंपटीशन होगा, आर्मी डे होता है। 27 जनवरी को या 25 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर रैली होगी और वहाँ पे फर्स्ट सेकंड पोजीशन अवार्ड की जाएंगे और मुझे 17वें नंबर पे नहीं खड़े होना है, वो मेरा पर्सनल था और मैंने दिन रात लगा के बच्चों के साथ बैठा। मैं कहा प्रॉब्लम क्या है, एनीवे जो कुछ भी हमने किया हमारी पोजीशन 17 से 7 आ गई। तो एक हाहाकार मच गया कि एनईआर ऐसे ऊपर कैसे आ गया। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। CN न्यूज़ की पूरी टीम डॉक्टर विजय सागर जी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। डॉक्टर विजय सागर, आप हमारे स्टूडियो आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली कल का हादसा इतना भयंकर था कि पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आपके बारे में। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप क्या करते हैं ताकि हमारे यहाँ सुनने वाले लोगों को आपकी प्रोफाइल के बारे में आपसे ही पता चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू वेरी मच संध्या जी, आपने मुझे बुलाया। आई एम रियली ऑनर्ड। वेल, मैं आई एम ए रिटायर्ड ब्रिगेडियर फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड लास्ट मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो थी एडिशनल डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर एंड NER रीजन। उसके बाद मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी पंजाब में, वहाँ पे आई वॉज ए वाइस चांसलर फॉर सम टाइम 2 years एंड देन आई वॉज एडजंक्ट फैकल्टी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू एंड नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ डिपार्टमेंट। इसके अलावा आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन कैंपेन मेरा कर रहा हूँ मैं बच्चों को सॉफ्ट स्किल सिखाने का। उसके लिए मैंने एक स्टूडियो बनाया है और हमारी YouTube चैनल है। और प्लस चूँकि मैं इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट्स भी हूँ, मैंने 2 PhDs करी हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, बेसिकली J&K सेंट्रिक। तो वहाँ पे मेरे को नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ चैनल पे डिबेट्स के लिए बुलाया जाता है, बाइट्स लिए जाते हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी लेट्स से आई डोंट कॉल माई सेल्फ रिटायर्ड, एक नया फेज़ जो सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई उसको मैं अपने आप को ऑलमोस्ट 10 hours a day बिजी रखता हूँ। हमने सुना है 2017 में आपने रिटायरमेंट ले ली थी अपनी जॉब से, इसका हम रीज़न जान सकते हैं? देखिए, रिटायरमेंट इज़ नॉट द वर्ल्ड। मेरा मानना यह है कि आदमी की रिटायरमेंट उसी दिन होती है जिस दिन उसको 4 बंदे कंधे पे उठा के ले जाते हैं। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड रिटायरमेंट। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा री-अटायरमेंट कह सकते हैं। ओके। कि आपने अपनी यूनिफॉर्म का कलर चेंज किया है। बेसिकली उस वक्त ये एम था कि क्योंकि मैं NCC के बच्चों के साथ था, 7 स्टेट्स के ऑलमोस्ट 2 लाख बच्चे मेरे साथ थे। तो मैं ये देख रहा था कि इन बच्चों में टैलेंट है कितना है, इंडिया के बच्चों में कितना टैलेंट है। ट्रिमेंडस इज़ द वर्ड। सिर्फ उनके पास गाइडेंस नहीं है और उनके पास शायद कुछ साधन नहीं है। तो उस चीज़ से मोटिवेट होकर के मैंने कहा अब मेरे को यही काम करना चाहिए और मैंने अपना पूरा सब कुछ उसके पीछे लगा के रखा है। बच्चों की सॉफ्ट स्किल जो कि उनके करिकुलम में है ही नहीं, और जितने भी यूथ की, इंडिया के यूथ, आई ट्रैवल्ड हाफ द वर्ल्ड। मैं आपको बता दूं जो मसाला इंडिया के यूथ के अंदर है वो मैंने कहीं नहीं देखा, पर हमारे यहाँ साधन नहीं है, गाइडेंस नहीं है। तो इसलिए ये 2017 आपने जो एक लैंडमार्क ईयर था मेरे लिए, तो आई एम्बार्क्ड ऑन टू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट एंड गॉड्स बीन काइंड। काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। करीबन 16,000 बच्चे ऑल ओवर इंडिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू विजय जी। जानना चाहेंगे कल के हादसे के बारे में। जिधर एक तरफ इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रही है, वहीं दूसरी ओर हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं। यंग बच्चे जो हैं इस हादसे का शिकार होते जा रहे हैं। MiG-21 एक जाना माना नाम फाइटर प्लेन, क्या रीज़न था कल के हादसे के पीछे? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कल का जो हादसा था वो MiG-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। क्योंकि अगर आपको पता, अगर ये ख्याल हो तो बोला गया था कि 2 कैजुअलिटीज़ हुई हैं जी। MiG-21 इज़ अ सोलो एयरक्राफ्ट, मगर जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसके अंदर 2 जने बैठते हैं। एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर बैठता है और एक रुकी जो नया यंग बच्चा आया है वो बैठता है। अनफॉर्चुनेटली कल जो क्रैश हुआ है उसमें शायद दोनों ही कैजुअलिटीज़ हैं, जो एक बहुत ही दुखद बात है। इसलिए नहीं कि हमने एक जहाज़ खोया है, जहाज़ कुछ करोड़ों रुपए का होगा, बट जानें बेशकीमती होती हैं। जानें बेशकीमती के साथ साथ उन जानों की जो ट्रेनिंग करी हुई है वो ट्रेनिंग बेशकीमती। जानना चाहेंगे क्या रीज़न था?
क्या ट्रेनिंग में कमी थी या उनके अंदर जो विल पावर थी वो MiG-21 को चलाने की, उसमें उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो हो गया था? क्या रीज़न हो सकता है? नहीं, ट्रेनिंग की कोई कमी नहीं थी, ना ही कभी होगी। हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस में हम चलते ही सिर्फ अपने जज्बे के ऊपर हैं, वहाँ कोई कमी नहीं होगी। हमारे पास साधनों की कमी है। अब ये जो MiG-21 की आप बात कर रहे हैं, ये एक बहुत एज ओल्ड एयरक्राफ्ट है। ये लेट 60s में आया था, 1971 वॉर में भी हमने इसका इस्तेमाल किया था। तो अब ये एजिंग फ्लीट है, इसके स्पेस की प्रॉब्लम होती है। पुरानी गाड़ी जब हो जाती है तो उसको हमेशा कुछ ना कुछ खराबी रहती है। और अब यहाँ पे एक यंग बच्चे को एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर को सिखा रहा है, तो शायद कोई गलती होगी। अभी एज ए नॉर्मल प्रोसीजर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है और उसका जल्दी से हमें पता चल जाएगा। बट अदरवाइज जो शायद आपके दर्शक जानना चाहेंगे, हमारा ये MiG-21 बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है और हम आज से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल। और इस वक्त क्या है कि जो वर्ल्ड का जियोपॉलिटिकल पोजीशन है, रशिया जो हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त डिफेंस पार्टनर है, वो इस वक्त लड़ाई में लगा हुआ है और अमेरिका के साथ जो नेटो लेड बाय अमेरिका उसके अगेंस्ट हैं। तो उसमें जो स्पेस की सप्लाई की कमी हो सकती है, कुछ जो वहाँ से सामान आना था उसमें कमी हो सकती है। यहाँ यूक्रेन की बात करते हैं। यूक्रेन की लड़ाई के बाद मुझे सुनने में आया कि रशिया से जो सप्लाई इंडिया हिंदुस्तान में आती थी वो रुक गई है, तो इससे भी बहुत नुकसान हो रहा है इंडिया के। देखिए, आपने सही बोला, बट ये कहना कि रुक गई है मे नॉट बी द करेक्ट एक्सप्रेशन। मैं ये बोलूँगा डिले हुआ है। अभी हमारे पास MiG-29 आने थे एडवांस वर्जन्स, वो डिलेड हैं। हमारे पास S-400 एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स आने थे, वो डिलेड हैं। हमारे कंट्री में रशिया की एक AK-203 की फैक्ट्री लगनी थी अपना यूपी में, वो डिलेड है। तो ये थोड़ी डिले हुई है। तो यही डिले का कारण है कि पुराने जो MiG-21 है आप बता रहे हो वो 60s के टाइम का था और नई टेक्नोलॉजी से जो नए फाइटर प्लेन बनने जा रहे थे या जो आ रहे थे रशिया से, क्या वो रीज़न है कि पुराने ओल्ड मॉडल को चलाना? क्योंकि जैसे कहते हैं कि पुराने इंजन जो होते हैं वो कितनी देर तक आगे नई टेक्नोलॉजी के साथ निभाएंगे। और यहाँ बात करते हैं नए यूथ की, तो क्या वो पुरानी चीज़ों को उतनी अच्छी तरीके से वो चला पा रहे हैं? देखिए, यही एक हमारी जो भारत की आर्म फोर्सेस है उनकी खूबी है कि वो कंप्लेन नहीं करते हैं। जो कुछ उनको दिया जाता है वो उसी के साथ कोशिश करते हैं कि उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकें। और इतना पुराना हवाई जहाज़ अगर आप चला रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स, कुडोज टू देम। बट प्रॉब्लम ये क्या है कि जब एक पायलट एयरफोर्स एकेडमी से विंग्स लगा के निकलता है, जब उसको जहाज़ उड़ाने का परमिशन मिल जाती है, सर्टिफिकेशन मिल जाती है, तो एकदम से एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से जो प्रोपेलर से चलता है उसको शिफ्ट करना अपने जेट एयरक्राफ्ट पे, तो वो थोड़ा सा क्वांटम जंप ज़्यादा हो जाता है। और ये जो कमी है हमारे अंदर, ये सबको मालूम है। और हमने बड़ी कोशिश की ब्रिटेन से, यूके से हमने कुछ जेट ट्रेनर्स को मंगाने की, तो वो कुछ ब्यूरोक्रेटिक बंगलिंग्स की वजह से वो कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये एक हमारी जो सिस्टम है उसके अंदर ये गैप है कि एक हवाई जहाज़ जो प्रोपेलर से चलता है, फिक्स विंग होता है, वो उठ के एकदम से आकर के उसको जेट पे बिठाना है, तो दिस इज़ अ चैलेंज। बिकॉज ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, मुझे याद आता है हमारे एक एयरफोर्स के सीनियर साथी थे, वो बड़े पुराने और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी शायद उन्होंने हिस्सा लिया था। तो वो कहते हैं ये जहाज नहीं है, ये रॉकेट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर एरोडायनेमिक्स तो है ही नहीं। आई मीन 100% तो नहीं, बट एरोडायनेमिक्स कम है और इंजन की जो थ्रस्ट है वो ज़्यादा है। तो एक किस्म के रॉकेट्स हैं और जो इतनी स्पीड से चलते हैं कि उनको कंट्रोल करना एक पायलट के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। बट फिर भी उसके अलावा हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो जाबाज पायलट हैं, वो आपको लगता है कि यार ये तो पता नहीं क्या चमत्कार दिखा रहे हैं, मगर उनके लिए वो एक रोज़मर्रा की ट्रेनिंग होती है। आइए बात करते हैं आपके बारे में। आपने अपनी सर्विस के दौरान जितनी देर भी आपने सर्विस की, उसमें आपने क्या पाया और क्या खोया? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। आई होप यू हैव द टाइम फॉर द प्रोग्राम। लंबी कहानी जी, पर आपने मुझे शॉर्टकट में बताया। चलो मैं शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए, एकेडमिकली आई वाज अ गुड स्टूडेंट। मैथमेटिक्स फिजिक्स वाज माय फोर्टे।
मेरे ग्रैंडफादर भी इंजीनियर थे, फादर भी इंजीनियर थे, मेरी डॉटर भी नैनो साइंसेज में PhD है, फॉरेन में गोल्ड मेडल दे चुकी है। आई एम द ओनली ब्लॉक इन बिटवीन जो इंजीनियर नहीं बना। मेरे पे बहुत प्रेशर डाला गया, JEE भी मैंने क्लियर किया था, बट फिर मैंने बोला मुझे NDA में जाना है, मुझे फाइटर पायलट बनना है। अनफॉर्चुनेटली फोर्थ टर्म में मेडिकल में उन्होंने बोला आपकी आई साइट वीक है, जो मैं आज भी चश्मा नहीं पहनता खुंदक में, और मुझे आर्मी में भेज दिया। अब मज़ेदार बात देखिए, आर्मी में मैंने वहाँ जाके बहुत जोर लगाया कि मुझे जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में कमीशन दिया जाए, मगर किस्मत को क्या मंजूर था, मुझे डाला एयर डिफेंस रेजिमेंट में। यानी कि मैं खुद उड़ना चाहता था, अब मुझे तकदीर ने उड़ने नहीं दिया, और मुझे कहाँ रखा, उड़ने वालों को नीचे गिराने के लिए, दुश्मन के जहाज़ों को मार गिराओ। चलो चल पड़े हम उस पर, यूनिट्स कमांड की, फॉर्मेशंस कमांड की, बट सडनली उसमें एक मज़ेदार बात आई। जैसे ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट की आप बात कर रहे हैं, जब मैं एक कैप्टन था, एक एडवाइज़र था ग्रेड 3 टू ब्रिगेड कमांडर, तो मुझे ब्रिगेड कमांडर साहब जो हमारे थे उन्होंने बोला कि मेरी एयरफोर्स स्टेशन में जाके सॉटी बुक करवाओ ट्रेन एयरक्राफ्ट में, MiG-21 में, इसी हवाई जहाज़ जो भी क्रैश हुआ है। तो वो मेरे को बचपन से याद था कि यार ऐसे भी होता है। फिर जब मैं सीनियर ऑफिसर आया और एयरफोर्स में मेरे कॉरस्पॉन्डिंगली नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो मेरे कोर्समेट्स थे वो सीनियर पोजीशन में पहुंच गए, मैंने बोला मेरे को भी कराओ। तो MiG-21 की सॉटी मैंने करी हुई है, ठीक है। उसके बाद MiG-29 की सॉटी करी हुई है। तो इस तरह से फ्लाइंग का भी चाव पूरा हो गया। जी जी। हालांकि एज ए पैसेंजर था वो, नॉट ए फ्लायर, बट फिर तकदीर ने एक और मज़ेदार गेम खेली मेरे से, क्योंकि मेरे विश्वास था मेरे मन में कि मुझे फ्लायर बनना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम अब बन गए हो एडिशनल डायरेक्टर जनरल NCC NER। वहाँ मेरे पास 3 एयर स्क्वाड्रन्स थी। अब उन एयर स्क्वाड्रन्स के अंदर हमारे पास माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट होते हैं, हवाई फिक्स्ड विंग होते हैं। तो उसमें हम बच्चों को, जो एयर विंग के बच्चे होते हैं, उनको सॉटी दिलाते हैं, उनको एयर एक्सपीरियंस देने के लिए। तो मैंने कमांडिंग ऑफिसर को बुलाया, मैंने कहा भैया अगर NCC का बच्चा कैडेट जाके एयर एक्सपीरियंस कर सकता है तो तुम्हारा बॉस नहीं कर सकता? कहता सर आइए। बिठा दिया उसने मुझे, मैं कहा कंट्रोल मुझे दीजिए, बच्चों को भी देते हैं। कहते सर आप थोड़ा ले लीजिए, थोड़ा उसने दिया। मैं कहा मुझे लैंड भी करने दे। कहता सर वो नहीं हो सकता। टेक ऑफ करने दे, वो नहीं हो सकता। उस दिन तो मैं आ गया, दूसरे दिन मैं उसको अपने ऑफिस में बुलाया। गलत किया मैंने, वैसे कोई हादसा भी हो सकता था, बट दिल में एक वो जज्बा था कि करना है। मैंने उसको डराया धमकाया, मैं कहा मैं तेरा बॉस हूँ। बात करते हैं जज्बे की। हाँ। विजय, आज आप बहुत सारे यूथ के आइकन बन चुके हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या ज़िंदगी से चाहते हो? मतलब एक तो आपने रिटायरमेंट ले ली है जॉब से, लेकिन रिटायरमेंट ले ली है जॉब से, आप यूथ को किस राह पे लेके जा रहे हैं, जरा हम जानना तो मैं आपको ये बताऊं, फाइनली मैंने हवाई जहाज उड़ाया जी। उसको लैंडिंग नहीं करी बिकॉज वो डिफिकल्ट होती है। अभी जहाँ तक यूथ का बात है, मैं क्या NER में जब मैं वहाँ पहुँचा तो अक्टूबर महीने में पहुँचा, और मुझे बोला गया कि जनवरी में एक ऑल इंडिया कैंप होता है, प्राइम मिनिस्टर्स रैली होती है, और वहाँ पे हर डायरेक्टरेट की कॉम्पिटिशन होते हैं, एक महीना का कैंप होता है, और कॉम्पिटिशन होता है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। तो मैंने पूछा पहले, मैं ओके चलिए टीम बुलाई, मैं कहा हम भी अपनी टीम तैयार करते हैं बच्चों की। मैंने जी हम पूछा कि हमारी पोजीशन क्या थी लास्ट टाइम, 17 डायरेक्टरेट्स हैं हिंदुस्तान में, बोले जी 17। मैं कहा पिछले साल 17, के शुरू से ही वो लास्ट चल रही थी जितने मैंने पूछे। तो मैंने उनको बोला कि भैया जज्बे की बात करी ना, पहले मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने कहा भैया देखो 15 जनवरी को वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रैली होगी, कंपटीशन होगा, आर्मी डे होता है। 27 जनवरी को या 25 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर रैली होगी, और वहाँ पे फर्स्ट सेकंड पोजीशन अवार्ड की जाएंगे, और मुझे 17वें नंबर पे नहीं खड़े होना है, वो मेरा पर्सनल था। और मैंने दिन रात लगा के बच्चों के साथ बैठा, मैं कहा प्रॉब्लम क्या है। एनीवे जो कुछ भी हमने किया, हमारी पोजीशन 17 से 7 आ गई। तो एक हाहाकार मच गया कि NER ऐसे ऊपर कैसे आ गया। और कुछ लोगों ने हमें क्वेश्चन भी किया कि आपने कोई फाउल मीन्स तो नहीं किया। मैं कहा चेक कर लो भाई। तो मुझे फिर बुलाया गया, मैंने बोला मैं बच्चों के साथ खुद बैठा हूँ, और ये NER के बच्चे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल वगैरह, मिजोरम, अगर एक IQ देखे वेरी गुड, कम्युनिकेशंस वेरी गुड, म्यूजिक जो हुनर है उनके बहुत अच्छे, बट गाइडेंस नहीं है, चैनलाइजेशन नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं यूथ की, ये जो हादसे बहुत सारे होते हैं, हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि ये MiG-21 क्रैश हो गया,
वो वाला प्लेन क्रैश हो गया, बहुत सारे यंग जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, उनके लिए सिर्फ यही है, मैंने आपको बोला कि हमारे सिस्टम में इनहेरेंट डेफिशिएंसी है। जो हवाई जहाज बच्चे को कन्वर्ट कराना है, तो क्या कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों की जिंदगियों को दाव पे लगा चुके हैं? यस, ब्यूरोक्रेट्स आर डूइंग इट। जो एयरफोर्स के लोग हैं वो रोज गला फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं तो दुनिया भर के जहाजों में। को ये सब बातें क्यों नहीं समझ में आ रही? यही एक मुद्दा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो आता है, एक IAS ऑफिसर, उसकी क्या स्पेशलाइजेशन है 90% लोगों की, उनको समझ में नहीं आती है। वो सोचते हैं ये तो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, हमारे पास पैसे नहीं है। मगर आपको ये समझ में नहीं आ रही कि आपने जो एक हवाई, चलो एक रुकी आया है, उसकी ट्रेनिंग पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च किया है, बट जो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर है वो उसकी ट्रेनिंग बहुत एक्सपेंसिव है, इट विल रन इनटू क्रोर्स। फिर एक लाइफ की कीमत वो तो आप आंक ही नहीं सकते, और फिर करोड़ों रुपए का जहाज। तो ये इतने पैसों के अगर आप 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीद लेते हैं तो शायद आपका ये गैप किसी हाथ में निकल सकता है। अब एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास नहीं है कितने एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, कितने मांगे हैं, बट ये इसका मेजर रीजन ये है कि देयर इज अ क्वांटम गैप बिटवीन फिक्स्ड विंग फ्लाइंग, प्रोपेलर वाली फ्लाइंग इनटू जेट फ्लाइंग। क्या आप विजय सागर यूथ को, जो नए बच्चे हैं, जो ट्रेनर हैं, क्या उनको भी आप सिखा रहे हैं? कोई ट्रेनिंग्स आप का माइंड है कि आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप उनको भी देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक तो सर्विस का सवाल था तो वहाँ तो हमारा काम ही ट्रेनिंग है। उस दिन मैं जब वाइस चांसलर के इंटरव्यू के लिए गया था तो मुझे सवाल पूछा गया, ब्रिगेडियर साहब आपको पढ़ने लिखने से क्या लेना, आप तो फौजी हो। मैंने उनको बोला, मैं कहा प्रोफेसर साहब आपने PhD कर ली, अपना पढ़ना लिखना खत्म हो गया, हमारी पढ़ाई लिखाई आज भी चलती है, हमें आज भी एग्जाम देने पड़ते हैं और आज भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बिकॉज इक्विपमेंट चेंज होता है, फिलोसफी चेंज होती है, लोग नए रिक्रूट आते हैं, तो वो ट्रेनिंग चल रही है। बट आफ्टर आई लेफ्ट द आर्मी, अब मैंने कहा कि मेरे देश के जो बच्चे हैं इनको सॉफ्ट स्किल्स, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, गोल सेटिंग कैसे करनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करनी है, सिचुएशंस को कैसे संभालना है। आपको तो लगता है कि यूथ जो ड्रग्स में पड़ चुका है, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि यूथ को नई राह दिखाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए डॉक्टर विजय सागर क्या कर रहे हैं? देखिए, जो ड्रग्स की जहाँ तक बात आती है, यूथ ड्रग्स को तभी लेता है जब फ्रस्ट्रेट होता है। फ्रस्ट्रेट तब होएगा जब उसको समझ नहीं आ रही करना क्या है। पर यदि अब हमने उसको ये सॉफ्ट स्किल्स का पूरी सिखा दी हैं, जैसे कि मैंने हासिल की हैं अमेरिका से, इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की डिग्रीज, मैं मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ। तो वो चीज़ें मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है, वो जो माइंड में जो टूल्स काम कर रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, हाउ डू दे वर्क। तो ये सारी जब सीख जाएगा तो आई एम श्योर कोई बच्चा ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा। डॉक्टर विजय सागर कहाँ तक सक्सेसफुल हो चुका अपने कामों में? देखिए, मेरा काम बेसिकली बहुत तेज़ चलना था, ये पेंडेमिक की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आया, बट उसका जो प्लस पॉइंट निकालना, हम किसी भी चीज़ को, कोई चीज़ खराब हो जाए तो हम रोना नहीं है, यू लुक फॉर द गुडीज इन दैट। उसमें ये हुआ कि वी ऑल वेंट ऑनलाइन, और आज मुझे, अगर मैं वैसे करता तो शायद जम्मू का या जयपुर के बच्चों का भलभला कर पाता। अब ऑनलाइन की वजह से अब मेरे पास 16,000 बच्चे सोशल मीडिया पे हैं ऑल ओवर। हालांकि मेरे पास वो सब्सक्राइबर वाली लिस्ट नहीं है, बट यू सी द नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग मी एंड दे आर पार्ट ऑफ मी एंड दे इंटरैक्ट विद मी ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड उससे रात को मेरे को बड़ा वो कहते हैं नशा आता है और नींद अच्छी आती है, यू फील गुड, यस यू अचीव समथिंग फॉर द डे। ये थे डॉक्टर विजय सागर जी, जिनसे बहुत अच्छी बातें सुनने में आई, हम लोगों को बहुत एक्सपीरियंस मिला, जानकारियाँ मिली, और यूथ के लिए आगे इनके क्या प्रोग्राम्स है, वो क्या कर रहे हैं। तो देश के लिए एक तरफ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, दूसरी तरफ रिटायरमेंट लेने के बाद भी सोसाइटी के लिए ना जाने कितने काम कर चुके हैं, करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच विजय सागर जी। CN न्यूज़ आपका हृदय से बहुत धन्यवाद करता है। थैंक यू संध्या जी, थैंक यू वेरी मच जी। मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ इजाज़त मांगते हैं और फिर से हाजिर होंगे किसी और नई सेलिब्रिटी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। जय डोगर, जय डोगरा। जय डोगर, जय डोगरा। मैंने उनको बोला कि भैया जज्बे की बात करी ना, पहले मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने कहा भैया देखो, 15 जनवरी को वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रैली होगी, कंपटीशन होगा, आर्मी डे होता है। 27 जनवरी को या 25 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर रैली होगी और वहाँ पे फर्स्ट सेकंड पोजीशन अवार्ड की जाएंगे और मुझे 17वें नंबर पे नहीं खड़े होना है, वो मेरा पर्सनल था
और मैंने दिन रात लगा के बच्चों के साथ बैठा, मैं कहा प्रॉब्लम क्या है। एनीवे जो कुछ भी हमने किया, हमारी पोजीशन 17 से 7 आ गई। तो एक हाहाकार मच गया कि NER से ऊपर कैसे आ गया। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।